कि दो ऑब्जेक्ट जिसका वजन होता है वो लोग एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींचते हैं, तो वो जो फोर्स उसको हम एफ लिए हैं। दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का मास है और दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। दो में से अगर एक ऑब्जेक्ट आप लोग अर्थ को ले लिए तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of gravitation. अब ऐसे आप लोगों की बुक में शायद ये चैप्टर नंबर 4 होगा, आफ्टर दैट लॉज ऑफ मोशन, लेकिन जो कॉन्साइज बुक है ना उसमें चैप्टर 4 में नहीं है, ये ऐसे एक अलग सा पार्ट करके दे दिया है। डिपेंड करता है यार, चलेगा है कि नहीं, चैप्टर हो या चैप्टर के पार्ट में ये हो, डिपेंड करता है। चैप्टर तो चैप्टर है ना, ओके, डजेंट मैटर। अच्छा, सो बच्चों ये अच्छा एक नए चैप्टर आप लोग ले लो जिसमें आप लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ोगे। अभी तक आप लोग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब जो आप लोग सुन रहे थे ना, थोड़ा सा आप लोग इस चैप्टर में डिटेल्ड वे में पढ़ोगे। ओके, सो ये जो चैप्टर है इसका बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से ओसवाल बुक्स में मिल जाएंगे। ओसवाल का ये जो बुक है वो एक क्वेश्चन बैंक है बच्चों। आईसीएसई अपना ये क्वेश्चन आईसीएसई बेस्ड है, ये ओसवाल एक क्वेश्चन बैंक बनाया है आप लोगों के लिए, क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आप लोगों को छोटा से छोटा मतलब इम्पॉर्टेंट टिप्स मिल जाएगा देखने को इस बुक में, साथ ही साथ 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स, मतलब डिपेंड करता है ना कि एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हमारे बोर्ड में जितने जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 3 मार्क का, मैक्सिमम आप लोग 4 ले लो। तो बच्चों उस टाइप का क्वेश्चंस इसमें भरती है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को सॉल्व करने को मिलेंगे, विद सोल्यूशन इसमें दिया है। और साथ ही साथ ना हर चैप्टर के बाद में ना लास्ट में सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर दिया है, क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है, ताकि आप लोग अपने आप को खुद से टेस्ट कर सको। अगर मैं ग्रेविटेशन का दिखाऊँ आप लोगों को, सो ग्रेविटेशन कहाँ है, ग्रेविटेशन कहाँ है, ये रहा ग्रेविटेशन। देखो ये ग्रेविटेशन का यहाँ पर रिवीजन नोट्स दिया है, मतलब आप लोग जो बुक में पढ़ोगे, मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो आप लोग पढ़ने के बाद यहाँ से हल्का फुल्का रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो ये 1 मार्क क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप लोग जो पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं भी आपको वीडियो में बताऊँगी, साथ साथ में आप लोगों को ना फ़ायदा क्या है ना कि मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दूँगी दैट इज़ डिफरेंट, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। आप लोगों को क्या है ना, आप लोगों के पास मल्टीपल सोर्स रहेंगे क्वेश्चन के लिए। तो उस वाली बहुत अच्छा एक बुक है जहाँ पर आपको बना बनाया क्वेश्चन मिल जाएगा। और आप लोग ये मत समझना कि आपके एग्जाम में बेसिकली ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस टीचर्स देंगे, नहीं बच्चों। चाहे आप लोग फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अब आप 9th में हो, अब जल्दी से एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं आने वाला। आएगा क्या क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड्स में जिस टाइप से आता है ना उस हिसाब से क्वेश्चंस बनाया जाएगा। तो आप लोगों को वो कहाँ से मिलेगा, वो आप लोगों को मेरे वीडियोज़ देखने से मिलेगा, वो आप लोगों को ओसवाल के बुक्स फॉलो करने से मिलेगा, साथ ही साथ मैं जो क्वेश्चन दूँगी वो देख के आप लोगों को मतलब ईजिली आप लोग प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। तो ये बच्चों फिजिक्स का है, वैसे बायो का भी है, वैसे ही हर सब्जेक्ट का ओसवाल का बुक्स है। अब क्वेश्चन है कि आप लोगों को कहाँ मिलेगा ओसवाल का बुक, तो बच्चों कहीं नहीं जाना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। लिंक में आप लोग क्लिक करो, आपको ओसवाल बुक्स वहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। घर बैठे बैठे आप लोग उसको ऑर्डर करो, आपके हाथों में बुक आ जाएगा बहुत जल्दी। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, अभी तक तो आप लोगों को पता होगा, अभी तक आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स आप लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है, क्लास 9th केमिस्ट्री उसमें पढ़ाया जाता है। मीन्स आप लोगों को केमिस्ट्री का अलग से वीडियो नहीं मिलेगा, आप लोगों को उसके लिए केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल कर चुके हैं। अब वो लोगों को पता है कि ये कोर्स लेने से उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनको क्लासेस में बताया जा रहा है। अब क्लासेस होता है बच्चों, संडे क्लासेस हो रहा है हफ्ते में एक दिन, जहाँ मैं सारे बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, चीज़ें उनको दोबारा से समझाती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिक्टेट करती हूँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर आईसीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स, और जो 9th में 10th में दोनों में रिपीट होता है, किस टाइप से क्या आंसर कैसे लिखना चाहिए, हर चीज़ें वहाँ पर बच्चों को बताया जा रहा है। तो अभी तक अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। कहाँ से करोगे, अगेन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ सामने में व्हाट्सएप का आपको एक नंबर दिखता होगा, आप लोग उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के थ्रू आप लोग वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, साथ ही साथ एनरोल भी कर सकते हो। अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। So now without wasting any time, let's get started with the video. Okay, so gravitation, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चों ये चीज़ें। सो ग्रेविटेशन, देखो बच्चों, ये ग्रेविटेशन का मतलब आप लोगों को पता है ना, आप लोग पढ़े हो ग्रेविटेशन होता क्या है। अब बहुत बच्चे लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट करेंगे, है ना। बहुत बच्चे लोग बोलते होंगे मैडम वही ना जो कि अर्थ जिस ताकत से चीज़ों को खींचता है अपनी तरफ, जैसे कि मैं ये पैन को ड्रॉप करे, कहाँ गया, नीचे गया, ऐसे ड्रॉप की नीचे गया, कैसे भी ड्रॉप करोगे नीचे जाएगा, कोई भी चीज़ नीचे जाएगा। सो वो आप लोग बोलोगे मैडम ये है ग्रेविटेशन, तो बच्चों उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सुनो, अब याद रखना हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनका वजन है, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को ना अपने तरफ खींचते हैं बच्चों। सो एवरी ईच एंड एवरी मास पार्टिकल्स सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर या अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा ताकत, एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से दो ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लोग एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है, वो लोग एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो जितने भी मास पार्टिकल्स है वो लोग एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। क्या समझे आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में कि टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, इसका सपोज मास m1 है, इसका मास m2 है, ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। जो फोर्स के साथ ये लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है, जैसे कि ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसको ए ले लो, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर अर्थ है, तो यहाँ पर इसका भी मास है और इसका भी मास है। अर्थ का मास तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब कोई भी ऑब्जेक्ट है इसका कुछ मास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं, अगर दो में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों के पास मास है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। सो इन दिस केस जो फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर अर्थ आ गया, अगर दो ऑब्जेक्ट में से एक अर्थ आ गया और वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में अपना अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। सो न्यूटन बाबा का नाम आप लोग सुने होंगे। न्यूटन इसी से रिलेटेड एक लॉ दिए थे, है ना। आप लोगों को पता है न्यूटन का दिमाग में कैसे आया, एप्पल गिरा जो भी हुआ, तो न्यूटन एक लॉ दिए थे इससे रिलेटेड। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन आता है, पता है 3 मार्क क्वेश्चन आता है कि स्टेट द लॉ, ये 3 मार्क क्वेश्चन आता है। तो इस लॉ को आप लोग अच्छे से समझ के वहाँ पर लिखना। सो इसके हिसाब से क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या है? अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो ये लॉ दिए, सो इस लॉ के हिसाब से जितने भी ऑब्जेक्ट है, मतलब सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है, तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हैं ना अभी जस्ट कि दोनों ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लोग एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींचते हैं, है ना। तो सपोज यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का नाम ए ले ली, एक का नाम मैं बी ले ली, हुआ। मैं इसका लॉ को यहाँ से समझा रही हूँ। ओके, एक ऑब्जेक्ट का नाम ए ले लो, एक का नाम बी ले लो। सपोज ये ऑब्जेक्ट का मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम r लिए। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r डिस्टेंस के मतलब डिस्टेंस में है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींच रहे हैं। बोला गया है ना, हम लोग पढ़े हैं ये चीज़ें कि दो ऑब्जेक्ट जिसका वजन होता है वो लोग एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींचते हैं। तो वो जो फोर्स है उसको हम एफ लिए हैं। तो वो जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? इनका जो मासेस है दोनों ऑब्जेक्ट का, उसका प्रोडक्ट से। मतलब इसका m1 है, इसका m2 में ली हूँ यहाँ पर, तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 प्रोडक्ट मतलब तो ये होता है ना मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों फोर्स का दोनों बॉडी का मास को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, जो वैल्यू आ रहा है वो फोर्स उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो वहाँ से उसका इन्वर्स रिलेशन है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं इसको यहाँ पर एक बार समझाऊँ तो बेटर तरीके से आप लोग समझोगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसका मास m1, इसका मास m2,
दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। मैं वहाँ पर उस टाइप से आर ली हूँ, आप लोग कैसे भी ले सकते हो, बट कैपिटल मत लेना, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम एफ लिए। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ दी बॉडीज। तो यहाँ पर मासेस दोनों बॉडी का क्या है, m1 और m2, तो m1 इंटू m2, और जो फोर्स है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग ऐसे लिखते हैं। एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 करके हम लिखते हैं टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर से वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो दोनों के लिए एफ एफ है तो एक एफ लिखे। अब यहाँ पर ये साइन है, ये साइन दे दो। साइन के सामने में m1 m2 है, इनटू यहाँ पर साइन के सामने में ये 1/r² है, ठीक है। तो एफ इज़ डायरेक्टली मतलब जो प्रोपोर्शनल साइन जो भी आया है m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अभी आप लोग पढ़े हो स्टार्टिंग से कि जब भी हम लोग को प्रोपोर्शनल साइन हटाना रहता है, ये साइन को हमको हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह में लगाएंगे इक्वल्स टू और एक तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर g ले रहे हैं। बेसिकली के वे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैपिटल G ले रहे हैं। और ये m1 m2 रह गया और नीचे में r² आ गया। तो ये हम लोगों को मिल गया न्यूटन्स फोर्स, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो वो स्टेट किए थे, एक स्टेटमेंट जो दिए थे, जो लॉ बताए थे, उसका एक्सप्रेशन हम लोग को ये मिल गया, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं ये क्या है इस लॉ में। सो हियर देखो सेम चीज़ मैं यहाँ पर बताई हूँ, इसको हटाए तो इक्वल्स टू दी और एक टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिए। तो बच्चों जो कैपिटल G लिए है ना, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर सिर्फ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आप लोग बोल सकते हो। इसका नाम याद रखना, ठीक है। कैपिटल G का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो G का वैल्यू है ये कहीं भी चेंज नहीं होता, कोई भी जगह में ले जाओ, कोई भी बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये सब में किसी में डिपेंड नहीं करता। तो ये हर जगह सेम होगा इसका वैल्यू, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं ये G का वैल्यू निकालूं कि G का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो ये हमने एक्सप्रेशन निकाले, यहाँ से पहले G को साइड करते हैं। तो G को साइड कैसे करेंगे, मैथ्स आप लोग पढ़े हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, F इंटू r²। G को यहीं रहने दो, m1 इंटू इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे G को साइड कर सकते हैं। हम लोग को G का एक्सप्रेशन ये मिल गया, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ से अगर हम लोग G का यूनिट, SI यूनिट जानने का कोशिश करेंगे, तो SI यूनिट कैसे निकलेगा, देखो SI यूनिट कभी भी रटना मत, फॉर्मूला जान जाओगे तो आप लोग यूनिट बना पाओगे। अब मैं यही फॉर्मूला से इसका यहाँ पर यूनिट बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सामने में फोर्स है, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो मैं यहाँ पर लिखी न्यूटन, इनटू R क्या था बच्चों, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ का ना, तो हमने यहाँ पर मीटर का स्क्वायर लिखे। दो ठो मास है, तो मास का kg इंटू kg ये होगा। न्यूटन के लिए कैपिटल N हो गया, ये मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg का स्क्वायर, तो ये हो गया SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एग्जाम में आता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये। और इसका वैल्यू का अगर बात करें तो वैल्यू निकाल के शो नहीं करना है, वैल्यू को आपको उसका वैल्यू याद रखना है, रट्टा मारना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ G का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। मतलब यही चीज़ को यहाँ पर यूनिट लिख दिया है। और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वैल्यू में ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी याद रखना, जो G होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ये वैल्यू को याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है 1 मार्क क्वेश्चन में, 3 मार्क्स क्वेश्चन में लॉ को स्टेट करने के लिए बोल देता है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ G का डेफिनेशन हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि हाउ कैन वी डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अब सपोज़ हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में हम लोग फोर्स का बात करेंगे, दो ऑब्जेक्ट है ना, सपोज़ ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट 1 kg का है और ये ऑब्जेक्ट भी 1 kg का है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। अगर ये कंडीशन है कि दो ऑब्जेक्ट जिनका 1 kg का मास है और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस में अगर हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लोग एक दूसरे को खींचेंगे। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट जिसका 1 kg मास है, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस में सेपरेटेड है, प्लेस्ड है, वो लोग अपने आप को मतलब एक दूसरे को वो लोग एक फोर्स के साथ खींच रहे हैं। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस केस में है उसी को हम लोग बोलेंगे व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू, देखो F इज इक्वल टू जी आ रहा है ना, सो दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज जिसका मास हम 1 kg लिए हैं एंड विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्लियर, समझ में आया? सो यहाँ पर अगर हम लोग G का डेफिनेशन देखेंगे तो G इज कमिंग व्हाट, इक्वल टू व्हाट, F से इक्वल आ रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसका वैल्यू सेम आ रहा है। कब आएगा? इफ़ टू बॉडीज हैव मास 1 kg एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उस समय हम लोग को ये चीज़ मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 मार्क में आ जाता है, एकदम आपका क्वेश्चन दे देता है बच्चों। ठीक है, अभी अब देखो हम लोग ये पढ़े हैं, ये एक्सप्रेशन पढ़े हैं, वैल्यू पढ़े हैं, तो कुछ हम लोग 1-2 क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल से रिलेटेड कर लेते हैं, ज़रूरी है वो चीज़ें। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप लोग बोलोगे F मांगा है कि G मांगा है। तो देखो बच्चों, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं बोल रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब F का बात कर रहा है, F निकालो। ऑफ टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 40 kg, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है 10 kg, एक का मास है 40 kg, दो ऑब्जेक्ट है, एक 10 kg का, एक 40 kg का, विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो बोल रहा है यहाँ पर दोनों एक दूसरे को एक फोर्स के साथ खींच रहे हैं, वो फोर्स का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना निकल रहा है, कि कौन सा कितना फोर्स के साथ वो बॉडी एक दूसरे को खींच रहे हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन M1 इज इक्वल टू, M1 आप लोग 10 kg ले लो, 10 kg, M2 ले लो 40 kg, R डिस्टेंस दिया ना जिसको हम R लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, और F मांगा है, और G का वैल्यू तो बच्चों दिया नहीं है, लेकिन G का वैल्यू ना हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देगा नहीं, तो G का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। चाहोगे तो यहाँ पर यूनिट लिख देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को क्या निकालना है, F निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला पढ़े हैं, G M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पर G का वैल्यू डालते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास है यहाँ पर 10, यहाँ पर 40। अभी यूनिट जब आप लोग सॉल्व करते हो तो बीच में यूनिट मत लिखना, सब कन्फ्यूज हो जाओगे। R कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10। क्लियर, अब पहले जो कट रहा है सिंपल तरीके से काट दो, यहाँ का ये 0 और ये 0 कटा, ठीक, ऊपर में सिर्फ बचा है, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो इजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6.67 इंटू 4 करो, और ये जो पावर वाला दिया है ना 10⁻⁻11, इसको एक बार छूना मत, इसको छोड़ दो, पहले ये पार्ट और ये पार्ट सिंपल नंबर से उसको सॉल्व करो, और इसको साइड में आप लोग लगा देना। ओके, सो यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है इतना। ठीक है, इतना वैल्यू आया, मैं क्या कि 6.67 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करी और 10⁻⁻11 को यहीं पर रहन दी। तो बच्चों ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच का, ये इतना आ रहा है, यहाँ पर लिख दो न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिखना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि जैसे कि हम लोग को क्यों नहीं फील होता है ये चीज़ें। अब सपोज़ आप 10 kg के हो, इमेजिन करो आप 40 kg के हो और आपके सामने कोई बच्चा है 10 kg का, और आप लोग 10 मीटर के डिस्टेंस में हो। अब आप लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास है वो लोग एक दूसरे को खींचते हैं अपने तरफ, तो आप लोग क्यों नहीं एक दूसरे की तरफ ऐसे पूरा खिंचा जाते एक फोर्स के साथ, जैसे कि ये पेन को मैं छोड़ूंगी तो पेन तो नीचे खिंचा गया है ना। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर फोर्स का वैल्यू निकाले तो ये वैल्यू देखो बहुत छोटा आ रहा है। यहाँ पर 10 के साथ जो पावर है वो माइनस में है, -11 मतलब ये काफ़ी छोटा पावर होगा। 10 के साथ अगर माइनस में आया वैल्यू, दैट मीन्स ये वैल्यू बहुत कम है, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है। समझ में आया ना, फोर्स है, डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट पता नहीं चलता है। लेकिन अर्थ के केस में क्या होता है, ये हम लोग है और ये अर्थ है। ठीक है भाई, अर्थ और हम लोग अगर मैं दो जन को कंपेयर करूँगी, ये हमारा बॉडी है और ये अर्थ है। अब हम लोगों का मास चलो ले लो, किसी का 50 kg है, भाई अर्थ का मास तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अर्थ का मास तो बोलोगे आप लोग, अर्थ का मास को कितना लिया जाता है, 5.96 इंटू 10⁻24 kg, बहुत भारी है यार अर्थ। तो हम लोग का मास उसके कंपैरिजन नेग्लिजिबल है,
तो हम लोग खिंचा पाएंगे, मतलब हम लोग खींच पाएंगे अर्थ को? नहीं। लेकिन अर्थ हम लोग से इतना 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 हैवी है कि अर्थ हम लोग को अपनी तरफ इसीलिए खींच लेता है। ठीक है, और पर ऐसा नहीं कि ज़मीन में पर अंदर पाताल तक खींच देगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं है। ओके, अभी उसका वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग, कितना फोर्स के साथ हम लोग मतलब हम लोग उसकी तरफ लाइक अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भी है करेंगे। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो बॉडीज़ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, जिसका मास है 20 kg एंड 40 kg, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। ये आप लोग खुद से करना। ठीक है, ये आप लोग खुद से करना, सॉल्व करना, देखना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। नाउ what is the significance of gravitational force of what अट्रैक्शन? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहले बच्चों इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसका एक प्रॉपर्टी ये है, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डैश इन नेचर, इज ऑलवेज डैश इन नेचर अट्रैक्टिव। ये कभी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन एक और बता दी मैं। देन और हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। देन हम लोग थर्ड इसका एक फॉर्मूला में अगेन पढ़े हैं, वो जो स्टेटमेंट था ना लॉ का, उसमें भी हम पढ़े थे, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ये भी हम पढ़े थे। और दूसरा, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर हेवनली बॉडीज़। ये जो ऊपर में जो हेवनली बॉडीज जितने प्लैनेट्स हमको दिख रहे हैं ना, ये वहाँ पर सिग्निफिकेंट है उनके लिए। ऑर्डिनरी बॉडीज़ में ये काम नहीं करेगा, बिकॉज हम लोगों का बॉडी बहुत, हमारा ऐसी वजन कम है। अगर हम यहाँ अर्थ में किसी भी दो बॉडी को कंपेयर करेंगे, अभी जस्ट मैं एक जो न्यूमेरिकल बताई आप लोगों को मैं दिखाई, तो आप लोग देख लिए ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है। लेकिन अगर मैं हेवनली बॉडी का बात करी तो भाई हेवनली बॉडीज़ के बीच में ये होता है, अगर आप लोग अपने आप को हेवनली बॉडी से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली हेवनली बॉडी का वजन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को छोड़ने से वो अर्थ की तरफ ऐसे खिंचाता है। नेक्स्ट, अभी वही अर्थ का ही और हम लोगों का बात कर रहा है। बेसिकली देखो ये चीज़ देखो, सपोज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ अच्छा, मैं जो आप लोगों को बोल रही थी ना कि अर्थ कितना फोर्स के साथ हम लोगों को खींचता है, यहाँ पर वही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अर्थ और हम लोगों को कंपेयर करें, बेसिकली यही चीज़ को कंपेयर करते हैं, बिकॉज चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है और आप लोग अर्थ में रहते हो तो आप लोग अर्थ का ही पढ़ोगे फिलहाल। ठीक है, सो बच्चों, द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन अ बॉडी, देखो अब ग्रेविटी की वजह से फोर्स जो हमारे बॉडी में लगता है, जो कि अर्थ के सरफेस में प्लेस है, ये अर्थ है और हम लोग अर्थ के सरफेस में एक बॉडी रखें। यहाँ पर अर्थ का ऑब्वियसली सबका ऑब्जेक्ट का देखना मास सेंटर से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के सरफेस में प्लेस है और ये हम लोगों का अर्थ हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर हो गया यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैपिटल एम कंसिडर करूँगी मास ऑफ द अर्थ को, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ वो दो बॉडी के बीच में कैलकुलेट हो रहा है। किसके किसके बीच में? हियर इन दिस केस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके किसके बीच में यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग इस कंडीशन में। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कैलकुलेटेड बिटवीन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में, जैसे आप लोग अपने आप को ही कंसिडर कर लो। ठीक है, एंड अर्थ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर आर लिया है। तो आप लोग देखोगे अगर एक सर्कल है तो ये तो रेडियस हो गया। ठीक है, तो भी अर्थ और एक ऑब्जेक्ट जो उसके सरफेस में प्लेस्ड है, दोनों के बीच में, बिकॉज दोनों का तो मास है, अर्थ का भी मास है, वो ऑब्जेक्ट का भी मास है, दोनों एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कैपिटल एम अर्थ के लिए ली हूँ और स्मॉल एम जो है वो मैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं ली हूँ। ठीक है, सो जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करें। एम, ये जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ द अर्थ है, तो मास ऑफ द अर्थ ये रहा, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का बॉडी को मतलब 1 kg का ऑब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका 1 kg है, तो हम लोग 1 kg का ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो एम जो लिए हैं ना हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हम लोग 1 kg वाला लिए हैं उसको, बिकॉज 1 यूनिट वाला लेने से ना सही रहता है। देन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो रेडियस ऑफ द अर्थ वो ये है। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, उतना सॉल्व तो करना नहीं है, डायरेक्ट की वैल्यू देखो, जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग को वैल्यू मिला 9.8 न्यूटन का। मतलब अर्थ हम लोगों को इतना फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, मतलब उसी को तो हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि अगर दो ऑब्जेक्ट है,
दो ऑब्जेक्ट का मास है और दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, दो में से अगर एक ऑब्जेक्ट आप लोग अर्थ को ले लिए तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ आया है ना वो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ को हम कंसिडर करें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, है कि नहीं। तो कितना वैल्यू निकला, 9.8 न्यूटन का वैल्यू निकला। तो इसका मतलब है कि अर्थ एक बॉडी, सपोज अगर एक बॉडी का मास है 1 kg, तो अर्थ उस 1 kg वाले ऑब्जेक्ट को इतना फोर्स के साथ अपने तरफ खींचता है, 9.8 न्यूटन फोर्स के साथ अपने तरफ खींचता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ऑब्जेक्ट भी अर्थ को खींचता होगा। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, आप लोग ये ज़मीन ले लो, सपोज ये ज़मीन ले लो और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग को पता है अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, चला गया ना ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट भी तो इस अर्थ को अपनी तरफ खींचता होगा, तो अर्थ क्यों ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बच्चों इसका मास आप लोग देखो, ये कहाँ हल्का फुल्का और अर्थ हम लोग का कितना बड़ा, तो कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए अर्थ क्या है ना, अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींच लेता है। समझ में आया, ये वैल्यू को याद रखना। ठीक है, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं तक करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी पढ़ेंगे, क्या क्या है क्या नहीं है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी बोलते हैं, तो हम लोग ये वाला जी एंड ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला जी के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। फ्री फॉल, मास, वेट, मतलब ये भी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, 4-5 टॉपिक है जो कि सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो ये पार्ट को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। आई होप चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो ये क्या बोलते हैं उसको, या केमिस्ट्री मास्टरी के बारे में बताई थी, वो चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखोगे, एनरोल करोगे एंड ओसवाल का बुक्स भी आप लोग परचेज करोगे। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ बच्चों, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।